नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जामपुर। मैं राहुल अग्निहोत्री आपको स्वागत करता हूं और आपको लेकर चलता हूं कलम से क्रांति की ओर। मेरे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, मुझसे आगे क्लास को कंसीडर करेंगे। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो बात करी थी हमने किसके बारे में? वो बात करी थी हमने, रिलेटेड थी हमारी किससे? ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पर बात कर ली थी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरह की होती है। एक वर्ब्स कौन सी होती है? जो टेंसेस बनाती है उनको प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं, और एक वर्ब्स कौन सी होती है? मॉडल्स, जो कभी भी टेंस नहीं बनाती बट वो फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को दिखाने के काम में आती हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज हम और हमने उस दिन एक बात और भी की थी, यानी कि परसों की क्लास में जो अपनी सैटरडे क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब्स तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके बाद मेन वर्ब्स, और उसके बाद कौन सी वर्ब्स होती है जो अपने पास ये वाली कौन सी वर्ब्स हैं? लिंकिंग वर्ब्स। तो तीन तरह की वर्ब्स होती है अपने पास। हम इससे अपने आगे की बात को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कर चुके थे, अब हम बात करेंगे मेन वर्ब्स, जिनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो क्लास है इसके बारे में आप ध्यान से देखें और इसमें समझने की कोशिश करना कि मेन वर्ब्स जो हैं वो क्या काम करती हैं। ठीक, तो इससे आपको काफ़ी सारी बातों का ज्ञान भी होगा और चीज़ें भी समझेंगे। इससे पहले जिन लोगों की क्लास जो हो चुकी है, बहुत सारे लोग बच्चों की क्लास जो है ये पहले भी हो चुकी है बेसिक्स की, वो बच्चे ध्यान रखें। जैसे हम बेसिक्स से कंप्लीट करेंगे तो बेसिक्स के बाद हम शुरू करेंगे किसके बारे में? हम एक आर्टिकल का चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों उससे आपको मदद मिल जाएगी, सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। जिन लोगों की क्लासेस वर्ब से नहीं हो पाई थी, जितने भी सब एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेन वर्ब क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि एक्शन वर्ड से कई बार हम इनको डिनोट कर देते हैं। हम क्या किसे डिनोट कर देते हैं? एक्शन वर्ड से डिनोट कर देते हैं। तो अब ये समझ लो होती कितने तरह की है। ये होती है दो तरह की। कौन कौन सी होती है ये? एक तो होती है अपनी कौन सी? रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, और एक कौन सी होती है? इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अच्छा, रेगुलर और इर्रेगुलर बोलने का रीजन है, वो क्या रीजन है समझने की कोशिश करो। रेगुलर और इर्रेगुलर बोलने का रीजन ये है कि वो सारी वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो सारी वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ईडी फॉर्म्स में होते हैं। इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म किस में होते हैं? ईडी फॉर्म्स में होते हैं। तो वो सारी वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? उन सारी वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे। याद रखिएगा मेरे बच्चों। और वे सारी वर्ब्स जो ईडी फॉर्म्स में नहीं होती, इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म, उन सारी वर्ब्स को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर वर्ब्स बोला जाएगा। मेरे बच्चों, बहुत हद तक आपको बात जरूर समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कस करने वाला है वो सुन लीजिए बहुत क्लैरिटी के साथ। वो बात ये है कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते क्यों हैं? अच्छा, हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास रीज़न भी तो होता है हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा रीज़न क्या है? ये हमारा क्या है? जॉब हो गया है। हम इसको अपने रोजी रोटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ते क्यों? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। वाई का सेंस हमेशा होता है। अब पापा ऑफिस जाते हैं, पापा जॉब करते हैं, पापा बिजनेस करते हैं आपके, तो उसका कोई रीज़न है, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपना घर चलाना है। सब चीज़ें सिस्टम से चलती रहेंगी, पैसा आता रहेगा, आप लोगों के खर्चे होते रहेंगे, सब चीज़ें सिस्टम में आएंगी। तो बच्चों, ऐसे ही इंग्लिश में भी हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। वो क्यों होती है? तो रेगुलर और इर्रेगुलर वो हम पढ़ रहे हैं, पर इसका लॉजिक क्या है पढ़ने का? इसका लॉजिक है मेरे बच्चों, इसका लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है। उस लॉजिक को मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम अपनी बात पर आगे आएंगे। उसका लॉजिक मेरे बच्चों क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो लॉजिक उसके पीछे काम करता है वो समझते हैं। वर्ब हमने बात करी कितनी? रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करी। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की हमने बात करी। हमने बात करी कि रेगुलर वर्ब्स वो होती है इनकी फर्स्ट फॉर्म, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। और हमने इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करी जिनके भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। कोई समस्या नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा यहाँ पर? कि यहाँ पर इन वर्ब्स में हमेशा ईडी फॉर्म्स लगे होंगे, 100% ईडी फॉर्म्स होंगे, और इनमें कभी भी ईडी फॉर्म्स नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कोई और फॉर्म लग जाएगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, कौन सी हो गई? इर्रेगुलर हो गई। ठीक है, डू, डिड, डन, कौन सी हो गई? इर्रेगुलर हो गई। रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, कौन सी हो गई? रेगुलर हो गई। ठीक है, फाइन, फाइंड, फाइंड, रेगुलर हो गई। फाइंड, फाउंड, फाउंड, कौन सी हो गई? इर्रेगुलर हो गई। फाइंड कौन सा वाला? FIN वाला। किसी को फाइन लगाते हैं ना, तो फाइन, फाइंड, फाइंड, तो हो गई रेगुलर। और फाइंड, फाउंड, फाउंड, FIND, ठीक है, वो मैंने बोला था FINE रेगुलर, और FIND फाइंड, फाउंड, फाउंड इर्रेगुलर। बात क्लियर हो गई इतनी? तो रेगुलर इर्रेगुलर का फर्क आपको क्लियर हो गया हो। अब बच्चों, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको?
हम पढ़ इसलिए रहे हैं, दो बातें हमेशा लाइफ में याद रखिएगा आपने, कि आने वाली भविष्य में, यानी कि इंग्लिश का एक डायनेमिक लैंग्वेज है, भविष्य में जितनी भी वर्ब्स आएंगी, जितनी भी वर्ब्स बनेंगी या नई वर्ब्स जितनी भी बनेंगी, वो सारी की सारी किस में लिखी जाएंगी, वो सारी की सारी हमेशा और हमेशा रेगुलर पैटर्न में ही बनेंगी, जितनी वर्ब्स आएंगी। ठीक है, सपोज एक वर्ब बनाई हमने, कोई वर्ब हमने बनाई, कोई अपनी तरफ से वर्ब डेवलप कर लेते हैं, कोई शब्द डेवलप करते हैं, जैसे हमने वर्ड डेवलप किया डेप, सपोज एक वर्ड हमने डेवलप किया डेप, DEP, और हमने इसका मतलब निकाला क्या, इसका मतलब निकाला छूना, किसी को टच करना। ठीक है, और अब मुझसे कहा जाएगा कि भविष्य की एक वर्ब है, यानी कि सन 2022 में ये वर्ब डेवलप हुई आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, और मुझसे कहा गया इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाओ, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। क्यों निश्चिंत हूँ? क्योंकि मैं इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताऊंगा क्या, डेप, डेप्ड और डेप्ड, ये आपकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं एक वर्ब डेवलप हुई। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने या इस तरह की डिक्शनरीज जिनकी रिसर्च चलती रहती है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले भविष्य में जितनी वर्ब्स बनाएंगे वो वर्ब्स किस पर डिपेंड होगी, रेगुलर वर्ब्स पर डिपेंड होगी, इसी पैटर्न पर डिपेंड होंगी। तो आने वाले भविष्य में जितनी वर्ब्स बनेंगी वो इसी पर, भले ही कोई भी आप वर्ब बनाओ, कोई भी नया शब्द आएगा, अगर उसको वर्ब फॉर्म में लिखा जाएगा तो ED फॉर्म में ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या मदद मिल रही है? इससे मदद हमें ये मिल रही है कि अगर, इससे हमें क्या मदद मिल रही है? इससे हमें ये मदद मिल रही है कि अगर आप किसी भी वर्ड को क्या बनाओगे, वर्ब बनाओगे, तो क्या करोगे? सपोज मैंने एक वर्ब बनाया, किसको? नेम को। नेम एक नाउन है, नेम एक नाउन है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने उसका नाम रोहन रखा। क्या? मैंने उसका नाम रोहन रखा। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो मैं नेम के नाम से बना दूं, और अभी मैं लिख दूं आई गेव हिम द नेम रोहन, ऐसे भी लिख सकता हूं। आई गेव हिम द नेम रोहन, ये भी लिख सकता हूं। और मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, आई नेम्ड हिम रोहन, ये हो गया। दो तरीके से कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है, और आई गेव हिम द नेम रोहन, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन बेहतर क्या है? ये वाला है। तो नेम को मैंने जैसे ही सेकंड फॉर्म में लिखा, तो क्यों लिखा ED फॉर्म में? सिंपल से अंडरस्टूड है कि मुझे किसी भी नए नाम वर्ड को, या जो वर्ड नाउन की तरह से यूज होता है, अगर मैं उसे वर्ब फॉर्म में बनाऊंगा तो मुझे रेगुलर फॉर्म में बनाना, ये मेरे लिए तय है। तो बच्चों, मैं आपको दो चीजें बता गया, आपने ध्यान दिया हो कि भविष्य में आने वाली कोई भी वर्ब वो किस में बनेगी, रेगुलर पैटर्न में बनेगी। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताया कि अगर किसी नाउन को, नेम नाउन था, अगर किसी नाउन को आप वर्ब फॉर्म में लिखोगे, अगर किसी नाउन को आप वर्ब फॉर्म में लिखोगे, तो वो हमेशा और हमेशा किस में बनेगा, वो हमेशा और हमेशा बनेगा किस में, रेगुलर पैटर्न में, यानी कि रेगुलर फॉर्म में ही बनाया जाएगा उसको। आपको बात समझ आ गई होगी मेरे बच्चों, बहुत हद तक समझ में आ गई हो आपको बात। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट की स्थिति बचती है। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े अपनी बात को लेकर निश्चित तौर पर। ठीक है, तो अब जो बात है आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गई। क्या? कि यहां पर जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने पौधों को पानी दिया, तो मैं दो तरह से सेंटेंस बना सकता हूं, आई गेव वाटर टू द सैपलिंग्स, या ऐसे भी लिख सकता हूं I watered the saplings, दो तरीके से लिख सकता हूं। तो मैं बेहतर यही करूंगा, मैंने पौधों को पानी दिया, तो मैं इस वाटर को नाउन बना दूंगा, इस वाटर नाउन को वर्ब बना दूंगा। तो फिर मैं ED लगा दिया मैंने। तो ED लगाने की बात क्लियर है कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी नाउन को हम वर्ब बनाएंगे तो उसे ED फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जिनके साथ हम ये कंडीशन अपना सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी भी नाउन के साथ अपना सकते हैं, किसी भी नाउन को आप बना सकते हैं। जैसे मैं बस से दिल्ली गया, सपोज, ठीक है, या मैं बस से गया, या मैं बस से जाता हूं। ठीक है, आपने पूछा कि सर ऑफिस कैसे जाते हो, मैंने कहा मैं बस से जाता हूं।
तो आप ऐसे लिखोगे, दो तरह से सेंटेंस बन सकता है। आई ट्रैवल बाय बस, एक तो ये हो गया आई ट्रैवल बाय बस, और एक तरीका ये हो गया क्या, बहुत जबरदस्त, आई बस इट। कमाल की बात है ये साहब, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में आपको कोई बात समझाएगा, समझ लीजिए। आई बस इट भी लिख सकते हैं आप। आधों को तो तुम्हारी बात आधों क्या 99% लोगों को तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। आई बस इट का मतलब है बस से जाता हूं। अगर आप इसको लिख दें आई बस्ड इट तो सेकंड फॉर्म बन गई, है ना, बस नाउन है, उसको आपने बना दिया सेकंड फॉर्म ईडी। आई बस्ड इट तो इसका क्या मतलब है, बस से चला गया। आप इसमें क्या कर सकते हो, आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैं बस से यात्रा करी, ये भी बन सकता है। तो बच्चों मुश्किल कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी नाउन को वर्ब बनाएंगे तो किस में बनेगा, ईडी फॉर्म में बनेगा। बात क्लियर, आगे बढ़े अपनी बात को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके साथ आप ये काम करते हो, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर, अगर मैं आपसे कहूं डॉक्टर का मतलब क्या है वर्ब के तौर पर, तो डॉक्टर का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में चेंजेस करना, अकाउंट्स में चेंजेस करना, एक तो ये हो गया। वाटर का मतलब क्या हो गया, पानी देना, पानी देना, ठीक है। एयर का मतलब फैलाना, जैसे कोई बात फैला दी जाती है। पेन का मतलब लिखना, आई पेन्ड अ नॉवल, मैंने एक नॉवल लिखा। टेलर का मतलब काट छांट करना, काट छांट करना, ठीक। मैन का मतलब मेहनत करना, मैन का मतलब मेहनत करना, मेहनत करना, ठीक है। काऊ का मतलब किसी को डराना, धमकाना, ठीक है। और इसके बाद डॉग का मतलब चक्कर काटना, चक्कर काटना। टेबल का मतलब रखना, ठीक, टेबल का मतलब रखना। और चेयर का मतलब अध्यक्षता वर्ड समझते हो, किसी मीटिंग वगैरह में अध्यक्ष बनकर पहुंचना, अध्यक्षता करना, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे नाउन को जब वर्ब फॉर्म में आप करोगे तो इस सब के अर्थ बताएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं क्या, मैं एक सेंटेंस लिखूं क्या, आई ईयर्ड, ईयर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई ईयर्ड हिज सीक्रेट्स, मैंने क्या कर दिया, उसके सीक्रेट्स फैला दिए, तो आई ईयर्ड हिज सीक्रेट्स। आई टेलर्ड माई, अब टेलर्ड क्या होता है, काट छांट करना। आई टेलर्ड माई कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, टेलर्ड कर दिया, यानी काट छांट कर दी, ठीक है। मैन का देख लो, आई मैंड, आई मैंड हिम एट लोअर लेवल, तो मैंने उसको किस जगह काम पर लगाया, निचले स्तर पर, मैंने उससे काम पर लगाया, उससे मेहनत करवाई, कहां पर, निचले स्तर पर, यानी कि कोई सत्ता का निचला स्तर है, कोई जॉब का निचला स्तर, वहां पर। तो बच्चों सबको आप नाउन को वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई भी आप रबर से मिटाते हो, आप लिख सकते हो आई रबर्ड इट, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप। तो बेटा मुश्किल कहीं नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते अपनी बात पर। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अंग्रेजी का माई बाप, इसको सुन लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। रेगुलर और इररेगुलर फॉर्म्स के मिले जुले रूप को ही ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक ऐसे वर्ब और जोड़ दीजिए, उसे डाई ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं, डाई ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव भी आप उसे
कह सकते हैं। बात समझ गए मेरी बात? तो बच्चों मुश्किल नहीं है, आसान है। आगे बढ़े इस बात को समझने के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है सुनना कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अच्छा, दूसरी चीज बहुत जरूरी क्या है कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, फिर वही आ गया रीजन ना, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। उसका रीजन बेटा ये है कि ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर नहीं जान पाओगे तो कभी एक्टिव पैसिव वॉइस को फॉर्मेट नहीं कर पाओगे। क्यों एक्टिव पैसिव वॉइस को नहीं बना पाओगे? उसका रीजन क्या है कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। डिड यू गेट द मीनिंग व्हाट आई हैव सेड? आई हैव सेड you, if you want to make the passive voice, it will always be constructed for transitive and ditransitive verb. Intransitive verb cannot be used in passive voice. बात क्लियर हुई है बच्चों आपको? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। तो ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब समझनी जरूरी है, ठीक है। चलो अब इनको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां तो सबको पता ही है, तो आप पीडीएफ फॉर्म में तो देख ही लेंगे इसे, लेकिन पीडीएफ फॉर्म के बिना भी इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। एक होती है क्या? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक। ये क्या होती है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान बात है, समझने की कोशिश करिए। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। तो इसको कहते हैं क्या? अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं इसको? अकर्मक क्रिया। बात क्लियर? तो पहले डाई ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव समझ लेते, फिर हम इंट्रांजिटिव समझेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव अब सकर्मक क्रिया, क्या लिखा? सकर्मक, यानी कर्म उसका उसके साथ है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसके साथ है। और अकर्मक में कर्म लगा ना एक, अब कर्म उसके साथ नहीं है। अब देखो यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, अगर किसी वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट कोई, अगर किसी वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट लगा दिखाई देता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लगा दिखाई देता है, और ऑब्जेक्ट भी समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा दिखाई देता है, बात से समझने की कोशिश करना, तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आप वर्ब से दो प्रश्न पूछेंगे, व्हाट या हु, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल है, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में। व्हाट और हुम से, वर्ब का मतलब, वर्ब से आप दो प्रश्न पूछेंगे, व्हाट और हुम मतलब क्या और किसे। बात क्लियर? और वर्ब ने इसका आंसर क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर पूछेंगे, सब्जेक्ट ने ये काम किया तो किसे या क्या, तो बस तुरंत वर्ब ऑब्जेक्ट दिखा देगी। जैसे आई प्लेड, तो सब्जेक्ट ने क्या खेला, जैसे ही ये क्लियर होगा सब्जेक्ट ने क्या खेला तो तुरंत आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, आई प्लेड क्रिकेट। तो बात क्लियर हुई, आई प्लेड क्रिकेट। तो इससे मेरे को लगता है आपको बात समझ आई होगी। आई प्लेड क्रिकेट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट ने क्या खेला, आपको ऐसे देखना है, सब्जेक्ट ने क्या खेला? क्रिकेट। तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं? तो इसी तरह से, और ऐसे देख लें, आई मेट रोहन, मैं किसे मिला? रोहन को मिला, है ना। आई मेट रोहन, मैं किसे मिला? रोहन को मिला या रोहन से मिला। तो यहां पर भी आपको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। तो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने व्हाट और हुम सब्जेक्ट और वर्ब से पूछा तो तुरंत वर्ब ने ऑब्जेक्ट दिखा दिया। तो ये क्या का सेंस हो गया, ये किसे का सेंस हो गया। जब क्या और किसे के सेंस मिल जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट का
और वर्ब क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव। और जो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं होनी चाहिए। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आई टेल यू, if the verb is transitive, you will have to find out with the help of what and whom, and you get the object with of the questions of what and whom, the verb is transitive। अगर आपको what and whom के questions के आंसर्स मिल जाते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो verb क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। मेरे बच्चों बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच प्रेपोजिशन नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, भूलना नहीं है इसको। आई प्लेड टू क्रिकेट नहीं लिख सकता हूं मैं, गलत है। आई प्लेड क्रिकेट। आई मैट फॉर रोहन, ये भी लिख सकते हैं, आई मैट रोहन। बात समझ गए? तो ये बच्चे सिंपल सी बात है, समझने की बहुत परेशानी नहीं है इसमें, आसानी से समझ में आ जाती है। यहां किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, या व्हाट का मिलेगा या हुम का मिलेगा, किसी एक का आंसर आपको मिल जाएगा। बात क्लियर? आगे बढ़े अपनी बात पर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या, अकर्मक क्रिया के बारे में। हाँ सॉरी, ये बेटा अकर्मक क्रिया नहीं थी, जल्दबाजी में लिख गया, ये द्विसकर्मक क्रिया है। द्विसकर्मक क्रिया, द्विसकर्मक क्रिया, मेरे को ध्यान नहीं रहा, इंट्रांजिटिव के चक्कर में लिख गया मैं, ये द्विसकर्मक क्रिया। अब देखते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना। वर्ब से यहां पर आप दो ऑब्जेक्ट का यूज देखोगे। आपने वर्ब से दो प्रश्न करे, फिर से व्हाट और हुम, दोनों प्रश्न करें, और वर्ब ने आपको दोनों के आंसर दे दिए। यहां तो वर्ब किसी एक का आंसर देता है, व्हाट या हुम का, यहां वर्ब दोनों के आंसर दे रही है आपको, व्हाट का भी आंसर, हुम का भी आंसर दे रही है वर्ब, और वर्ब व्हाट का आंसर भी दे रही है। बात क्लियर हो गई? उस कंडीशन में भी आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है, बात ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटेंस है, आई गिव हिम टू अ पेन, तो क्या सेंस निकल रहा है, मैंने उसे एक पेन दिया, ना कि मैंने उसे एक पेन को दे दिया, है ना। तो आपने क्या किया, मैंने उसे एक पेन दिया, तो यहां टू की कोई जरूरत नहीं थी। अब बच्चों जो समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अभी फिर से वर्ब है और उसके बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट आया है और यहां भी एक ऑब्जेक्ट आ गया है, तो यहां एक प्रेपोजिशन जरूर आएगी, या तो वो फॉर होगी या वो टू होगी, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट का जो है सिस्टम बदल जाएगा। पहले क्या आ रहा था, हुम, फिर वॉट आ रहा था, अब क्या आएगा यहां पे, पहले आ जाएगा वॉट और फिर आ जाएगा हुम। तो बच्चों अब बात पलट गई कि नहीं? अब जब बात पलट गई तो अब प्रेपोजिशन आएगी। अभी इसी सेंटेंस को मैं लिखूं दूसरे तरीके से, आई गिव a pen to रोहन, मैंने रोहन को एक पेन दिया, तो अब मुझे टू लगाना पड़ेगा। आई गेव अ पेन रोहन नहीं लिख सकते, आई गेव अ पेन टू रोहन लिखना पड़ेगा। यानी कि जब लिविंग ऑब्जेक्ट पहले हो और नॉन लिविंग बाद में हो तो प्रेपोजिशन ही लगाओगे, लेकिन जब नॉन लिविंग पहले हो जाए लिविंग बाद में तो प्रेपोजिशन लगेगी टू या फॉर में से कोई एक। तो ये ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, पक्का? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब भी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपके लिए बेहद आसान सी चीज है। इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपके लिए बेहद आसान चीज है। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अब अकर्मक क्रिया लिखेंगे, पहले वो अकर्मक नहीं थी, वो द्विसकर्मक थी, अकर्मक क्रिया। तो अब अकर्मक क्रिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या, व्हाट और हुम, लेकिन ना व्हाट का आंसर मिलेगा ना हुम का आंसर, किसी का आंसर मिलेगा और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इनसे रिलेटेड, नो ऑब्जेक्ट of what
या whom, what और whom का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट तो आएगा लेकिन वो what और whom का नहीं होगा, वो और दूसरे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा होगा तो उस ऑब्जेक्ट की विशेषता क्या होगी, उसके पहले प्रेपोजिशन लगा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो हो गया वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर। ठीक है, तो वर्ब के बारे में अब यहां पर वॉटर होम का जैसे क्या सेंटेंस लिखा जाएगा, आई लिव इन झांसी। तो मैं कहां रहता हूं, झांसी में रहता हूं। तो आई लिव इन झांसी का मतलब क्या हो गया, तो क्या क्या और किसे का सेंस आया, बिल्कुल नहीं आया, बल्कि सेंस किस बात का आ रहा है, बल्कि सेंस किस बात का आ रहा है, कहां का सेंस आ रहा है। तो वॉट और हुम के आंसर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि और आंसर्स मिल सकते हैं आपको मिल सकता है किन के बारे में, आपको मिल सकता है वेयर के बारे में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको वेयर का आंसर मिल जाएगा। ठीक, आपको यहां पर वेयर का आंसर मिलेगा, आपको यहां पर वाई का आंसर मिल जाएगा, इसमें हु का आंसर मिल सकता है, इसमें हाउ का आंसर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें वॉट और हुम के आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो आई लिव इन झांसी। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देख ले, आई वर्क वेल, मैं कैसे काम करता हूं, अच्छे से काम करता हूं। तो ये जो सेंटेंस है मैं कैसे काम करता हूं, ये हाउ का सेंस देने लगा। ठीक है, आई एम वॉकिंग I am coming for you। तो मैं क्यों आ रहा हूं, तुमसे मिलने आ रहा हूं। तो फॉर आ गया कि नहीं, तो प्रेपोजिशंस यहां पर आती रहेंगी, लेकिन किस में नहीं आएंगी प्रेपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब में और डाई ट्रांजिटिव में। बात क्लियर होगी या नहीं होगी, पक्के तौर पर आपको मेरी बात क्लियर होगी। अगर ये डाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ रही हैं तो ही आगे जाके आपका काम बन रहा है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब और ये सारी वर्ब्स आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चों आपकी बात नहीं बन पाएगी, आपका जो कॉमन सेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो बच्चों इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो डाई ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, अब मैं आपको इसको फॉर्मेट के थ्रू दिखाता हूं। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें व्हाट का आंसर मिलेगा आपको या हुम का आंसर मिलेगा, किसी एक का आंसर मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, जैसे ही प्लेज, वो क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, मैं जानता हूं किसे, तो उसे जानता हूं, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो किसी एक का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हुम और ये बेटा व्हाट लिखा है, ये क्या है, व्हाट लिखा हुआ है। ठीक, यहां व्हाट का भी ऑब्जेक्ट मिलेगा और हुम का भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। बात क्लियर हुई, यहां हुम का भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और व्हाट का भी। अभी पहले हुम है व्हाट है, कोई प्रेपोजिशन, लेकिन पहले व्हाट और फिर हुम आ जाए तो प्रेपोजिशन आ जाएगी। जैसे सेंटेंस यहां पर, ही टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही टोल्ड द ट्रूथ, ही टोल्ड द ट्रूथ टू मी, किसे बोला उसने सच, मुझे बोला। तो ये वर्ब क्या हो गई, ये वर्ब हो गई क्या, अब डाई ट्रांजिटिव तो है लेकिन इसमें कंडीशन क्या आ गई, प्रेपोजिशन आ जाएगी, क्योंकि अब पहले ऑब्जेक्ट आ गया व्हाट वाला और हुम वाला ऑब्जेक्ट बाद में चला गया। अभी पहले क्या है, पहले हुम वाला है फिर व्हाट वाला, तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ही प्रॉमिस्ड मी अ जॉब, तो ये भी वही क्या है, किसे प्रॉमिस किया, मुझे क्या, जॉब। तो ये वर्ब दोनों क्या हो गए, ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई। आगे देखो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसमें नो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको समझने की कोशिश करो, वह कहां रहता है, ही लिव्स इन साउथ अफ्रीका, कहां रहता है, सेंस आगे, ही वर्क्स इन दिस कंपनी, कहां काम करता है, इस कंपनी में। तो प्रेपोजिशन आ गई ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात क्लियर, ये दोनों क्या हो जाएंगे,
प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। पक्का क्लियर हो गया? तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़े इसमें अगली बात को लेकर। अब कुछ सेंटेंसेस है अपने पास, एक बार देखने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए एक बार, फिर मैं आपको करवाता हूं। एक बार देखिए ध्यान से। सेंटेंस नंबर 1, 1 2 3 4। देखिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज गोइंग, अरे इसके पहले भी तो एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस के पहले भी था। हाँ ये था पहले, ये थे 5 सेंटेंसेस, ये 5 सेंटेंसेस थे, तो 5 हो जाएंगे। तो सेंटेंस नंबर 1, ही डिमांडेड व्हाट, मनी। तो ये वर्ब क्या बन गई? ट्रांजिटिव। द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, ट्रेन कहां से जा रही है? टनल से होकर जा रही है, तो ये गोइंग क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। ठीक है, ही अंडरस्टूड मी वेरी वेल, वह किसे समझता? मुझे। ठीक है, तो ये वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। बात क्लियर? ही ओपन द डोर, उसने क्या खोला? दरवाजा। तो ये वर्ब क्या हो गई? फिर से ट्रांजिटिव हो गई। बात क्लियर हो गई आपको बहुत हद तक? अच्छा, उसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब देखो, द डोर ओपनड एट वंस, दरवाजा कैसे खुल जाता है? दरवाजा कैसे खुल गया? तुरंत। एट वंस का तो तुरंत खुल गया। तो बच्चों क्या समझ में आई बात? द डोर ओपनड एट वंस का मतलब क्या निकला? दरवाजा कैसे खुल गया? अब तुरंत खुल गया। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है किसका? व्हाट और हुम का। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वर्ब क्या हो गई? इन ट्रांजिटिव। बात क्लियर? माय मदर कुक्स वेरी फास्ट, मेरी माँ खाना कैसे पकाती हैं? तेज। क्या और किसे का सेंस नहीं मिल रहा, कैसे का रहा, तो ये वो भी क्या हो गई? इन ट्रांजिटिव। ठीक है, शी मैनेज द वर्क, उसने क्या मैनेज किया? वर्क। ये वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव। दे ट्राइड दिस ट्रिक, उन्होंने क्या ट्राई किया? यह ट्रिक, ये युक्ति ट्राई की, तो ये क्या हो गई? फिर से ट्रांजिटिव, है ना। अगला सेंटेंस देखिए। द न्यूज स्प्रेड सडनली, न्यूज कैसे पहुंची? अचानक से पहुंच गई। तो ये जो वर्ब हो गई, ये क्या हो गई? फिर से इंट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा आगे। ही स्प्रेड द न्यूज, ने क्या फैला दिया? न्यूज फैला दी। तो ये वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव। ही रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने किसे पहचान लिया? मुझे पहचान लिया। तो ये वर्ब फिर से क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। शी हेट्स हार्ड वर्क, उसे किस चीज से नफरत है? क्या उसको क्या ना पसंद है? हार्ड वर्क। तो ये वर्ब भी क्या हो गई? ट्रांजिटिव। बात क्लियर? चलो आगे बढ़े अगली बात पर। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं इनमें क्या होना है। अब फिर से 4 सेंटेंसेस हैं, इनको देखें। माई सिस्टर वर्क्स विद एन एमएनसी, मेरी सिस्टर कहां काम करती है? एमएनसी में काम करती है, एमएनसी के साथ काम करती है। तो फिर से ये वर्ब क्या बनी? इंट्रांजिटिव। आई यूज एक्सपेंसिव फोन, मैं क्या यूज करता हूं? एक्सपेंसिव फोन यूज करता हूं। तो ये वर्ब क्या बन गई? ट्रांजिटिव। बात क्लियर? ही स्टॉप्ड द कार, उसने क्या रोका? कार रोक दी। ही स्टॉप्ड द कार, उसने क्या रोका? कार रोक दी। तो ये वर्ब क्या बन गई? ट्रांजिटिव। आगे, मिस्टर शर्मा टोल्ड मी स्टोरी, वर्ब क्या बन गई? डाई ट्रांजिटिव, क्योंकि मी भी है और स्टोरी भी है, 2 ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बन गया? डाई ट्रांजिटिव। बात क्लियर? आगे चलते हैं, बस एक वर्ड सेंटेंस आपका और बचा है। द कार स्टॉप्ड सडनली, कार कैसे रुक गई? अचानक से रुक गई। ठीक है, तो आपको कभी अब क्या रुक गया? आप कहेंगे कार रुक गई, सर क्या का सेंस आ रहा है, लेकिन क्या में आपको सब्जेक्ट मिल गया मालिक? आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था ऑब्जेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया। तो कार स्टॉप्ड सडनली, क्या रुक गया? कार रुक गई। तो ये वर्ब फिर से क्या है अभी? इंट्रांजिटिव। बात क्लियर? निश्चित तौर पर आपको काफी हद तक बात क्लियर हुई होगी, मुझे उम्मीद है आपको ये बात जरूर समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे अगली बात देखने की कोशिश करते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है अभी समझने की कोशिश। लिंकिंग वर्ब बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें। लिंकिंग वर्ब में देखो, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब वो चीज होती है जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव, ये दोनों चीजें सेम हो जाती है। तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जैसी सेम करेगी और एडजेक्टिव को सेम कर देगी, वो वर्ब क्या बन जाएगी? लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। तो डिड यू गेट द पॉइंट? जैसे मैंने कहा क्या, ही लुक्स
हैंडसम, वह कैसा दिखता है, हैंडसम दिखता है। तो हैंडसम कौन है, ही है। तो बात तो एक ही हुई ना, तो ये वर्ब क्या बन गई, लिंकिंग वर्ब बन गई। क्या बन गई, लिंकिंग वर्ब बन गई। और इसी तरह से मैं ऐसे लिखूं सेंटेंस, ही लुक्स एट हिज फ्रेंड। तो उसने किसकी तरफ देखा, अपने दोस्त की तरफ देखा। अब यहां पर फ्रेंड और ही तो अलग अलग चीज, तो अब क्या हो गई ये अब ये जो वर्ब है अब लिंकिंग नहीं रही, अब फ्रेंड और ही तो अलग अलग है। तो अब ये क्या बन गई वर्ब, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में से, क्या डायरेक्ट ट्रांजिटिव में से। तो अब यहां पे देखो उसने किस ओर देखा, किसे देखा, आपने दोस्त को नहीं देखा बल्कि दोस्त की तरफ देखा। तो किस ओर देखा, दोस्त के। तो अब ये जो वर्ब बन गई वो कौन सी वर्ब बन गई, इंट्रांजिटिव। बात क्लियर। तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव में से कोई वर्ब बन जाएगी। अगर वो लिंकिंग नहीं है तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वगैरह में से कुछ है। ठीक है, बात क्लियर। आगे चले, आगे चलते हैं। इसको एक तरीके से आप और पता कर सकते हैं। एक तरीका और है, वो क्या है कि उस वर्ब को इज एम आर से चेंज करके देखो, तो अगर सेम सेंस निकल रहा तो लिंकिंग वर्ब है, अदरवाइज नहीं। तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, ही लुक्स हैंडसम। तो ही लुक्स हैंडसम, अगर मैं इसको इज एम आर से रिप्लेस करके देखूं तो ही लुक्स की जगह ही इज हैंडसम, ये बन गया आंसर। तो सेम सेंस आ रहा है, तो वर्ब ट्रांजिटिव थी, लिंकिंग वर्ब थी। और अगर मैं ऐसे लिखूं, ही looks at his friend, तो वह किसकी तरफ देखता है, अपने दोस्त की तरफ देखता है। अब मैं looks को इससे रिप्लेस करूं, किससे, इससे रिप्लेस करूं, तो अब क्या सेंस बन रहा है, वह अपने दोस्त के ऊपर है, he is at his friend। तो सेंस बिगड़ गया कि नहीं, तो अब सेंस बिगड़ गया। तो इसलिए अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, अब ये क्या बन गई, इंट्रांजिटिव। और अभी ये क्या है, लिंकिंग। तो लिंकिंग और इंट्रांजिटिव के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो याद रखना उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज पोलाइटली, ही इज पोलाइटली, तो ही इज पोलाइटली नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, ही इज पोलाइट, क्योंकि पोलाइट किसकी, ही की विशेषता है, और एलवाई से वो एडवर्ब बन जाएगा। तो सिर्फ क्या लिखा है, ही इज पोलाइट, ये बनेगा। तो लिंकिंग वो आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर आई ग्रीव ओल्ड, तो ओल्ड कौन है, आई है। तो अब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और आई ग्रीव अ प्लांट, तो प्लांट और आई अलग अलग है। तो अब ये क्या बन गई, ट्रांजिटिव वर्ब। शी अपीयर्स सैड, वह कैसी प्रतीत होती है, दुखी। तो अपीयर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अपीयर क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गई। और शी इज सैड, हाँ वही सेंस आ गया। और शी अपीयर्स ऑन द स्टेज, तो शी इज ऑन द स्टेज, तो अब स्टेज पर नहीं है। तो अब ये क्या बन गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों समझने का बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, अगर आप इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे ये लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। ही टेस्टेड द फूड, तो उसने क्या टेस्ट किया, फूड। तो अभी क्या है, फूड और ही अलग अलग है, तो क्या बन गई ये, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब नहीं बनी। और ही बिकेम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन बना, ही, तो ये बिकेम क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब। ही लुक्स फ्रेश, तो फ्रेश कौन है, ही, तो ये क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब। इट ऑलवेज गोज रॉन्ग, तो रॉन्ग क्या हो जाता है, इट, तो ये गोज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। बात क्लियर हो गई। तो ये सब चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आएंगी तो बात आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कुछ और बातें देख लेते हैं। कुछ और, अब सम लिंकिंग वर्ब्स आर एज फॉलोज। कुछ लिंकिंग वर्ब्स इस प्रकार हैं आपके सामने। कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे रिमेन, कम, गो, अपीयर, टर्न, साउंड, साउंड का मतलब आवाज, फील, लुक, प्रूव, सिद्ध करना, प्रूव का मतलब बिकम, बनना, ग्रो का मतलब तरक्की करना है, उगना, स्टे का मतलब तरक्की मतलब नहीं करना या बड़े होना। ठीक, स्टे का मतलब रुकना, गेट का मतलब मिलना, स्मॉल का, स्मॉल नहीं है बेटा, स्मैल है, ये टाइपिंग मिस्टेक, स्मैल है। सीम, सीम का मतलब प्रतीत होना, एक्ट का मतलब कुछ करना, टेस्ट का मतलब स्वाद लेना। ऑल द फॉर्म्स ऑफ बी, बी के सभी फॉर्म्स कौन कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर, सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और दूसरी वर्ब की तरह भी काम करते हैं। बस आपको समझना लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव एक ही चीज है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बात आपकी क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो, अब कुछ सेंटेंसेस यहां पर चलते हैं, हम सेंटेंस करते हैं।
ही गोज टू टेम्पल सीक्रेट है सीक्रेटली। अब ही और टेम्पल अलग अलग है, इसलिए इसके बाद जो सब वर्ड आएगा वो एडवर्ब होगा ना कि एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी डिक्लेयर करनी है। ही गोज टू टेम्पल सीक्रेटली। और ही स्टेड कूल या कूली, तो कूली नहीं होगा कि कूल कौन होगा, ही होगा, इसलिए ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। समझदारी है तभी बात समझ में आएगी, ठीक है। शी रिमेन्स फेथफुल या फेथफुली फॉर हर हस्बैंड, तो फेथफुल किसकी विशेषता बन गई, शी की विशेषता बन गया, तो फेथफुली नहीं क्योंकि वो तो एडवर्ब है, फेथफुल हो जाएगा। और ही बिकेम सस्पिशियस व्हेन ही सॉ द सेफ वाज ओपन, जब उसने देखा कि सेफ खुला हुआ था, अलमीरा खुली हुई थी, तो ही बिकेम सस्पिशियस, तो वो कैसा हो गया, सस्पिशियस हो गया, डर गया, शक हो गया उसे, तो सस्पिशियस कौन हो गया, ही। तो अब ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। बात क्लियर हुई कि नहीं, पक्का निश्चित तौर पर क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं और सेंटेंस देखते हैं अगले। आगे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स सीम नाइसली विद देयर एनर्जेटिक बिहेवियर, सभी स्टूडेंट्स कैसे प्रतीत होते हैं, बड़े अच्छे प्रतीत हो रहे हैं अपने एनर्जेटिक बिहेवियर में। तो ये क्वालिटी किसकी गई, नाइस है नाइसली, स्टूडेंट्स की क्वालिटी बनी, तो ये नाइस यूज होगा। ही वेंट रेड और रेडली आफ्टर ट्रिपिंग ऑन द रैग, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है, तो ही वेंट रेड, ना कि रेड कौन हुआ, ही हुआ, तो रेडली नहीं रेड। और शी अपीयर्ड इन द सीन सीक्रेट या सीक्रेटली, अब सीन में वो आई कैसे, चुपचाप से, तो कैसे आई, चुपचाप से, तो सीन और शी अलग अलग चीजें हैं, नहीं एक नहीं हो सकते, इसलिए ये सीक्रेटली वर्ब लेगा ना कि सीक्रेटली एडवर्ब लेगा ना कि एडजेक्टिव लेगा। और आखिरी सेंटेंस अपने पास, दे स्टेड एट द होटल कंप्लीटली कंप्लीट, तो यहां पर होटल पे वो रुके, तो होटल और दे अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है, इसलिए कंप्लीट नहीं कंप्लीटली आंसर बन जाएगा। तो बच्चों बहुत सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करी, आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बच्चों आप जरूर पढ़िएगा, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इससे आगे की बात हम करेंगे। तो बच्चों अगली क्लास में हम वर्ब के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।